find the correct set of find the correct set of find the correct set of quantum number for an orbital find the correct set of quantum number for an orbital having two radial node and two conical node having two radial node and two conical node. कर लिया? क्या मैंने बोला बेटा? कोनिकल नोड कितना है? 2। तो उससे क्या पता चला? सिंस कोनिकल नोड इज 2, इससे क्या पता चला कि L की वैल्यू 2 है। गॉट इट? सिंस द वैल्यू ऑफ रेडियल नोड कितना है? 2 है, तो n माइनस L माइनस 1 इज इक्वल टू 2। n माइनस L की वैल्यू रख दो, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। n की वैल्यू कितनी हो गई? 5। n की वैल्यू 5 है और L की वैल्यू, अच्छा ये बताओ L इज इक्वल टू 2 में तो प्लेनर नोड भी होते हैं, ये सुनो, लेकिन लिखा हुआ है कोनिकल। और कोनिकल नोड किसके लिए होता है? मैंने आपको सिखाया था dz स्क्वायर के लिए। किसके लिए होता था? तो इससे ये समझ में आया कोनिकल नोड है तो dz स्क्वायर, एंड इससे ये समझ में आया कि 5, तो क्या मैं बोल सकता हूँ 5 dz स्क्वायर। अच्छा, इसके लिए क्या n की वैल्यू कितनी हो गई? 5, L की वैल्यू कितनी हो गई? 2, और m की वैल्यू कितनी हो गई? 0। ये कैसे पता? क्योंकि L इज इक्वल टू 2 के लिए m की वैल्यू -2, -1, 0, +1, +2 ये सब लिखते हैं, लेकिन 0 वैल्यू स्पेसिफिकली किसके लिए होता है? dz स्क्वायर के लिए। तो इसलिए यहाँ तो तीनों सेट ऑफ क्वांटम नंबर क्लियर हो गया। फोर्थ वाला कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी +12 और -12। यस, दैट इज इंडिपेंडेंट, वो किसी पे डिपेंड नहीं करता है। n की वैल्यू क्या है, L की वैल्यू क्या है, इस पे डिपेंड नहीं करता। इज दैट क्लियर एवरीवन? ओके जी, अब हेडिंग डालिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सुन रहे हो सभी लोग ध्यान से? देखो, जब तक हमारे पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन था तब तक तो कोई टेंशन नहीं था कि इलेक्ट्रॉन को रहना किसमें है? फर्स्ट शेल में। ये सुनो, n इज इक्वल टू 1 में रहना है, फर्स्ट शेल में ही रहना है। इज दैट क्लियर? लेकिन अब हमें मालूम है कि भाई मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। हीलियम है 2 इलेक्ट्रॉन, लिथियम है 3 है, बोरॉन है 5 हो गया, सोडियम 11 हो गया, कैल्शियम 20 हो गया। तो इन सभी में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किस तरीके से मैं डिस्ट्रीब्यूट करूं? क्योंकि हमारे पास अगर आप पॉसिबल चीजों के बारे में देखोगे, सबशेल के बारे में, तो हमारे पास यहाँ पे है कि 1s, एंड देन 2 में 2s 2p, एंड देन 3 में 3s 3p 3d, 4 में 4s 4p 4d 4f, एंड 5s 5p 5d 5f 5g, 6s 6p 6d 6c, 7s 7p 7d डॉट 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 8s 8p डॉट डॉट डॉट। तो हमारे पास ये सारे पॉसिबल एनर्जी स्टेट है। जैसे कि बोहर थियरी में हमारे पास एनर्जी स्टेट थे फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, वैसे ही
ये सब पॉसिबल एनर्जी स्टेट है जहां पे इलेक्ट्रॉन रह सकता है ना। तो इनको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, इलेक्ट्रॉन्स को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए इन सब चीजों में, ये अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, इस चीज के बारे में क्या दिमाग लगाएं, उसके लिए 3 सेट ऑफ रूल्स हैं जिसको फॉलो करना है। सबसे पहला, इलेक्ट्रॉन को हमेशा एनर्जी के बढ़ते हुए ऑर्डर में लिखना है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को लोवेस्ट एनर्जी में भरना है, उसके बाद उसमें जगह जब बिल्कुल ना हो तो हायर एनर्जी में जाना है। दूसरा जो सेट ऑफ रूल है दैट इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पहला जिसको बोलते हैं हम अफबाउ प्रिंसिपल, एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में। दूसरा है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉली का रूल है वो एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का। तीसरा आता है हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये तीनों रूल अगर आप दिमाग में अच्छे से बिठाते हो तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लिखना शुरू करते हैं, लिखो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज गवर्न्ड बाय थ्री प्रिंसिपल्स। थ्री प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला लिखो अफबाउ प्रिंसिपल, दूसरा लिखो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉली PAU, हाँ आइए लिखा है। हाँ वही लिखा है। आर नहीं, ये आई बेटा, ये एपोस्ट्रोफी एस होता है ना, वो लिख। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नंबर 3, हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। गॉट इट? अब एक एक करके लिखते हैं। सबसे पहला लिखो पॉलीज, सॉरी अफबाउ प्रिंसिपल में लिखो पहले क्या है। देखो, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड in increasing order of energy. Electrons are filled in increasing order of energy. That is electrons will be filled first in subshell having lower energy. Electrons will be filled in subshell having lower energy, then in a higher energy. Got it? यानी इलेक्ट्रॉन को भरना किसमें है? सबसे पहले आपको लोअर। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि क्वेश्चन ये उठता है फिर कि सर ये बताओ ये 1s 2s 2p इन सब में एनर्जी ऑर्डर कैसे डिसाइड करेंगे फिर? हाँ, हाउ टू डिसाइड द एनर्जी ऑर्डर? तो एनर्जी ऑर्डर का क्वेश्चन आने से पहले ये क्लियर होना चाहिए कि कौन से एटम के लिए एनर्जी ऑर्डर आ रही है। कौन सा एटम? इज इट हाइड्रोजन? इज इट हीलियम आयन He+, और इज इट He ओनली? इज इट लिथियम 2+ और Li ओनली? किसके लिए है पहले ये क्लियर होना चाहिए, क्योंकि दोनों के लिए एनर्जी ऑर्डर सेम नहीं होता है, आइडेंटिकल नहीं होता है। सो एनर्जी ऑर्डर देखते हैं ऑफ डिफरेंट सबशेल that depends on the type of atom that we are choosing. सबसे पहला
for hydrogen or H-like species. जो एनर्जी का ऑर्डर है वो है 1s, उससे ज्यादा 2s एंड 2p, उससे ज्यादा 3s 3p एंड 3d, उससे ज्यादा 4s 4p 4d 4f। समझ में आया क्या? एंड डॉट डॉट डॉट। क्या समझ में आया? कि ये सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड कर रहे हैं। n जिसका ज्यादा है उसकी एनर्जी ज्यादा है, और n जिनके इक्वल है उनकी एनर्जी इक्वल है। जैसे 2s 2p दोनों सेकंड शेल के हैं, और ये समझ में भी आता है नहीं? क्योंकि हाइड्रोजन के लिए याद करो, जो हमने स्पेक्ट्रल लाइंस, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, ये सब का जो कैलकुलेशन किया था वो बिल्कुल मैच कर रहा था। तो ये पॉसिबल तभी है जब हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज की एनर्जी सिर्फ और सिर्फ n पे डिपेंड करे। और इनमें एनर्जी निकालना हो तो आपके पास एक्सप्रेशन भी है, एनर्जी ऑफ NH विल बी -13.6 Z²। भाई बहुत फॉर्चुनेट है हम लोग कि जो एनर्जी है मॉडर्न थियरी के हिसाब से भी वही आ रहा है जो हमने बोर थियरी से कैलकुलेट किया था, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है, स्पेक्ट्रल लाइंस को ये सॉल्व करता है। तो ये तो गलत नहीं। हाँ, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक के लिए एनर्जी का हमारे पास एक्सप्रेशन कोई नहीं है, तो वहां पे हम देखेंगे कैसे सोचा जाता है। पहले आप इसको नोट कर लो, नोट कर लो, एनर्जी ऑर्डर फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। कर लिया क्या आप लोगों ने? कर लिया? फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज व्हाट विल बी द एनर्जी? दिस you can write it down. For hydrogen like species the energy order only depends on principal quantum number, principal quantum number, only depends on principal quantum number. Higher the value of principal quantum number, higher will be energy. Higher the value of principal quantum number, higher will be energy. Second लिखो, for energy order for multi electronic species लाइक हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, Li+1 हो गया, है ना, सोडियम हो गया, डॉट डॉट डॉट, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन एक से ज्यादा है, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो देखो, इसके लिए एक साइंटिस्ट थे, इरविन मेडलंग। बताओ भाई, इरविन का स्पेलिंग बोलो। ER होगा, IR होगा? चलो ठीक है, जो भी है, इरविन मेडलंग, MEDELUNG, जिसको मेडलंग्स रूल भी बोलते हैं। ओके, लिखो, राइट इट डाउन। एनर्जी ऑर्डर फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक। हाँ बोलना बेटा, क्या हुआ? क्या हुआ?
हाँ लिखो, एनर्जी ऑर्डर फॉर किसके लिए, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, लिखो लिखो, इरविन मेडलंग्स रूल। ओके, सो इन्होंने रूल दिया कि भाई मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए आप एनर्जी ऑर्डर डिसाइड कैसे करोगे। हाँ, इट इज मेड इन इंडिया होता है, MADEY है ये, MEDELUNGS अपॉस्ट्रोफी ऐसे, मेडलंग्स रूल, इरविन मेडलंग्स रूल, गॉट इट। क्या रूल है भाई, ये देखो समझते हैं। ओके, इन्होंने ये बोला कि भाई हर एक सबशेल की आप n+L की वैल्यूज निकालो, गेट द वैल्यू ऑफ n+L, दिस इज गोइंग टू बी अ डिसाइडिंग फैक्टर। And he told if n+L value for a subshell is higher, its energy will be higher. Now the next question is, what if the value of n+L is same? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि n की वैल्यू 4 हो, L की वैल्यू 1 हो तो भी 5 आ सकता है, n की वैल्यू 3 हो, L की वैल्यू 2 हो तो भी 5 आ सकता है। अब इन दोनों में कैसे डिसाइड करें, तो उन्होंने बोला जब ऐसा कॉन्फ्लिक्ट आ जाए तो उस समय जिसका n ज्यादा हो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। इट मेक सेंस ऑल्सो, राइट, कि फोर्थ सेल में कोई ऑर्बिटल प्रेजेंट हो उसकी एनर्जी थर्ड वाले से थोड़ा बेटर होगी, अगर ये वैल्यू सेम हो गई तो। राइट इट डाउन, द एनर्जी ऑर्डर ऑफ डिफरेंट सबशेल इज proportional to the sum of n+L value. The energy order of different subshell is proportional to the sum of n+L value, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर। अगला लिखो, सेकंड लिखो, इफ n+L is same for two or more subshells, if n higher, then if n higher मतलब ये एरो आप दिखा रहा हूं, if n higher energy will be higher, energy will be higher। लिख लिया, मेडलंग्स रूल लिख लिया आप लोगों ने। ओके बेटा, आप क्वेश्चन लिखो तो। अरेंज दीज ऑर्बिट सबशेल्स, क्वेश्चन लिखो, अरेंज दीज सबशेल्स, ये सब यहां से यहां तक 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p, अरेंज दीज सबशेल्स in increasing order of energy for an atom having more than one electron। क्योंकि अगर 1 इलेक्ट्रॉन हो गया तो बड़ा आसान है, फिर तो ऐसे ही कर लेंगे, 1 वाले का कम 2s 2p दोनों का बराबर, उससे ज्यादा 3s 3p। अभी हम लोग किसके लिए बात कर रहे हैं, चलिए जल्दी करिए बेटा। आप क्या करना है, आपको यहां n+L की वैल्यू लिख लो, एक टेबल बना लो, इजंट इट। n+L बता, इसके लिए n+L कितना होगा, 1, इसके लिए n+L, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, हाँ ये और ये, बोलना 4+1। अरे यार ये मालूम है ना, L की वैल्यूज 0 होगी S के लिए, 1p 2d, ये सब मालूम है ना, वो वैल्यूज यूज कर रहे हैं, गॉट इट। अच्छा अब ये तो क्लियर हो रहा है कि भाई 1 वाला सबसे मिनिमम है, तो 1s तो सबसे पीछे आ गया, ये सुनो। अच्छा फिर हमें पता है 2 इसका है तो इसके आगे 2s है, अब 3 पे ये दोनों आ गए, क्या करें, इक्वल टू कैसे होगा रे बाबा,
जब दोनों इक्वल हो जाए तो क्या देखते हैं? हाइड्रोजन के लिए नहीं डिस्कस कर रहे हैं ना, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक के लिए, तो मेडलेंस रूल से देखेंगे। तो बता ना, 1s से ज्यादा 2s एंड 2p एंड 3s में कौन बेटर होगा? हाँ 2p, क्योंकि जिसका n ज्यादा उसकी एनर्जी, तो इससे ज्यादा 2p एंड उससे ज्यादा। अच्छा जी, अब देखो 4 पे ये दोनों है एंड 5 पे ये दोनों, बताओ इनमें और इनमें किसका ज्यादा होगा? ऑफ कोर्स 4s का। तो यानी पहले कौन आएगा? 3p एंड देन 4s। अब कितने लोग कह रहे हैं 5 वाले को लेके आएंगे? 3d को लूं या फिर इसको लूं? एंड डॉट डॉट डॉट, ये सुनो, बोलो बेटा, ये सुनो, समझ में आ गया सबको? आप कुछ इंटरेस्टिंग चीज देख रहे हो? फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, ये थर्ड वाला इनकम्प्लीट रह गया, ये 2 थर्ड के बीच में एक फोर्थ वाला पेनिट्रेट कर गया। देखो ना, 3s 3p एंड 3d के बीच में आ गया 4s। ये ऐसा नहीं होता था अभी तक। किसके लिए? हाइड्रोजन जैसे स्पीशीज के लिए। तो खैर हाइड्रोजन के लिए तो 2s 2p भी आइडेंटिकल थे एनर्जी। देखो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ना, हाइड्रोजन तो बस एक एटम है, उसके अलावा दुनिया भर में 118 एलिमेंट अभी तक हमें नोन है। हम लोग भूल जाएंगे ये बात कि हाइड्रोजन के लिए 1s से बड़ा 2s इज इक्वल टू 2p था। एक बारी आईआईटी जेई ने इसी चीज का फायदा उठा के एक पैसेज बेस्ड क्वेश्चन सिर्फ हाइड्रोजन के ही स्पेक्ट्रम पे बना दिया था पूरा, एसपीडीएफ ऑर्बिटल इन सब का लेकर के। वो सबसे टफेस्ट क्वेश्चन हो गया उस बार का, क्योंकि किसी की आदत ही नहीं थी बिल्कुल हाइड्रोजन के लिए डिस्कस करने की। तो इसलिए मैं इतना लाइटली डिस्कस करके चला जा रहा हूं, क्वेश्चंस हम लोग करेंगे हाइड्रोजन के ऊपर भी अच्छे अच्छे, ठीक है? फिलहाल के लिए अभी इस बात को समझ लेते हैं। अगर इसी चीज को आप पूरे जितने हमें नोन है 7 8 तक सबके लिए अप्लाई करें और इस ऑर्डर को थोड़ा एक्सटेंड करें, तो जरा देखो मैं कुछ चीज दिखाना चाहता हूं। इसके लिए n प्लस एल की वैल्यू कितनी है बेटा? 1। इसके लिए कितनी है? ये n प्लस एल की वैल्यूज। अब एक चीज देखना जरा ध्यान से, 3s एंड 2p के लिए n प्लस एल की वैल्यू, 4s एंड 3p के लिए, इसके लिए, इनके लिए चेक कर, इनके लिए करके देख ले, 4 प्लस 3, 5 प्लस 2, 6 प्लस 1 एंड ये, है ना? दीज आर कांस्टेंट लाइंस हैविंग आइडेंटिकल वैल्यूज ऑफ n प्लस एल। तो हमें सबसे पहले इसको रखना है, उसके बाद इसको, उसके बाद इन दोनों में डिसाइड करना है, इन दोनों में पहले कौन आएगा? ये, इसके बाद। एनसीईआरटी में इसी चीज को ऐसे दिखाया हुआ है कि पहले इसको भरो, उसके बाद पीछे आओ, यहां से स्टार्ट करो, फिर पीछे आओ, यहां से स्टार्ट करो। मतलब अगर मैं इस ऑर्डर को कंटिन्यू करूं तो देखना एक बार ध्यान से, मैं लिखने जा रहा हूं, ठीक है? कंप्लीट ऑर्डर ऑफ एनर्जी, कंप्लीट लिखो। ये तो सिर्फ इनके लिए था, ये तो हो गया ना, मिटा दो ना ये। कंप्लीट ऑर्डर ऑफ एनर्जी कंप्लीट ऑर्डर ऑफ एनर्जी फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो देखो मैं लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखो, 1s 2s 2p 3s 3p 4s। 3d 4p 5s, देखो सही जा रहा है क्या? 4d 5p 6s, चेक करो, वहां से भी तुम देख सकते हो। उसके बाद आगे देखो, मैं आगे भी लिख रहा हूं इसके इस साइड, 4f
5d 6p 7s। देखो मैं बिना देखे लिख रहा हूं बेटा, 5f 6d 7p 8s। कुछ तो बात होगी जो मैंने ऐसे लिख दिया बिना n प्लस एल ध्यान दिए हुए। क्या बात है? आप देखो तो ये पैटर्न फॉलो कर रहा है ये एनर्जी, ये एस पी डी एफ। ध्यान दो स्वयं, इधर ध्यान दो, एस पी डी एफ, ये चारों सबशेल है। आप पैटर्न देखो तो S is repeated twice, 1s and then 2s. Then PS combination is repeated twice, 2p 3s 3p 4s. Then DPS combination is repeated twice, DPS DPS. And then FDPS is repeated twice. ये पैटर्न ध्यान हो जाता है, SS PS PS DPS DPS FDPS FDPS। इज दैट क्लियर? सिंपल एसपीडीएफ से कॉम्बिनेशन से। ये क्या याद करना है? बिल्कुल याद करना है, तभी आपको कॉन्फ़िगरेशन लिख पाओगे, वरना पता ही नहीं चलेगा। एनर्जी ऑर्डर मालूम हो तभी तो आप फिलिंग करेक्ट तरीके से करोगे ना। एग्जाम में आएगा गैडोलिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो। गैडोलिनियम क्या होता है भाई? कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है? लैंथेनाइड्स का। वेरी गुड। सो अब जो हमने एक डिकेड पहले वो काम किया था पीरियोडिक टेबल पढ़ने का, उसका आज यूज आएगा। ठीक है, उनके एटॉमिक नंबर मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप लोग स्मार्ट हो, एटॉमिक नंबर भी निकाल लेते हो। मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ के मैं एंजॉय करूंगा और आप लोग उसको लिखोगे अभी। ठीक है, चलो नोट कर लो ये, और ऑब्जर्वेशन को भी नोट कर लेना। किया जाए? यस और नो? आइए बच्चों देखते हैं, ध्यान से देखते हैं। मिटा दें इसको। ओके, तो ये समझ आ गया। अच्छा, आपसे अगर मैं इसमें क्वेश्चन पूछूं, सुन रहे हो मेरी बात ध्यान से? इसमें सेकंड एक्साइटेड स्टेट कौन सा है, क्या बता सकते हो मुझे? हाँ, तो बोलोगे सर अगर एनर्जी के हिसाब से देखा जाए तो 1s इज द लोवेस्ट, 2s उससे ऊपर, 2p उससे ऊपर, 3s उससे ऊपर, तो ये ग्राउंड स्टेट हो गया। ये सुनो किसी के लिए। और ये क्या हो गया? अगर अगर मैं किसकी बात कर रहा हूं, हीलियम की बात कर रहा हूं, मतलब एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है और उसमें दो ही इलेक्ट्रॉन, तो ये ग्राउंड स्टेट, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये 2p विल बिहेव एज सेकंड। अगर हाइड्रोजन लाइक के बारे में बात करते तो 1s ऐसे होता, 2s 2p यहां होता, एंड 3s 3p 3d यहां होता। तो ये ग्राउंड स्टेट है, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट एक नहीं मल्टीपल है। 2s भी है, 2p भी है, सॉरी 3s भी है, 3p भी है, 3d भी। इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी प्रेजेंट हो, ये सभी के सभी कौन से हैं?
second excited state as per the energy only I'm talking about. Is that clear? Okay बेटा, आइए, तो ये तो हो गया कि चलो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में हम लोग भरने की कोशिश करेंगे. Yes or no? Now coming to the rule number 2. What is Pauli's exclusion principle? Write it down. What is Pauli's exclusion principle? हाँ, एक्सक्लूजन, जिसको बाहर निकालना है, एक्सक्लूड करना है. पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. देखो, इन्होंने क्या रूल डिफाइन किया वो समझते हैं. इन्होंने बोला कि जब भी आप इलेक्ट्रॉन भर रहे हो एटम के अंदर, तो ऐसे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलने चाहिए, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऐसा कोई भी नहीं मिलना चाहिए जिसके लिए चारों क्वांटम नंबर का सेट, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर, ये चारों वैल्यूज सेम नहीं होनी चाहिए. No two electron can have the same set of all four quantum numbers. Write it down. While filling the electron in different subshells, no two electron can have the same set of all four quantum numbers. No two electron can have, bolo, can have same set of all four quantum numbers. Is that clear? अब मैं कुछ आपको कॉन्फ़िगरेशंस दिखा रहा हूं, आप मुझे बताना क्या सही है क्या गलत है. एग्जाम्पल अगर मैं लेके चलूं, मेरी बात ध्यान से सुनो. मान लो मैंने बोल दिया कि S के अंदर, भाई एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे तभी प्रॉब्लम है ना. तो मान लो मैंने 1s में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, ठीक है. अब मुझे चेक करना है कि इसमें पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है या नहीं हो रहा है. तो सबसे पहले तो ये कि सर इससे तो कुछ नहीं दिखेगा, 2 आपने लिखा है तो क्वांटम नंबर, इससे तो हम सिर्फ क्या बता सकते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1, एजीमुथल क्वांटम नंबर 0, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 0. लेकिन स्पिन देखने के लिए आपको डब्बे के अंदर उन इलेक्ट्रॉन को लिखना पड़ेगा, तभी पता चलेगा. तो मैं अब लिख रहा हूं, देखो, एक ऊपर दूसरा ऊपर, और दूसरा कहानी लिख रहा हूं एक ऊपर और दूसरा नीचे, और तीसरा कहानी लिख रहा हूं, बल्कि इन दोनों को नीचे कर लेता हूं, और तीसरा लिख रहा हूं एक ऊपर एक नीचे. मैंने एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, ये चेक करने के लिए कि किसमें पॉलीज वायलेट हो रहा है और किसमें वैलिड है. तो मैंने देखा इस डब्बे के इस इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू ये तीनों तो सेम है और स्पिन की वैल्यू +1. और मैंने देखा इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी फॉर्चुनेटली यही कहानी हो गई. अरे इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1, एजीमुथल s में है तो l की वैल्यू 0, ऑर्बिटल s के लिए m की वैल्यू 0 होती है 0, और इसका भी अप स्पिन ही है, तो सभी क्या चारों सेट ऑफ क्वांटम नंबर सेम हो गए क्या? वॉयलेट. किसको वॉयलेट कर रहा है? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. इसको देखते हैं, बताओ. इनके इन 2 इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू, भाई एक डब्बा पता हो ना, एक बॉक्स, तो उसके लिए 3 वैल्यू तो ऑटोमेटिक सेम हो जाती है. क्यों? समग्र, मिस्टर समग्र, अच्छे से बैठ जाइए आप, आगे की तरफ आकर के. S की वैल्यू कितनी हो रही है इसके लिए? इसके लिए S की वैल्यू
क्या चारों सेट ऑफ क्वांटम नंबर सेम हो गया? तो मतलब इट ऑल्सो दिस वन, n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0 और s की वैल्यू प्लस हाफ। इसके लिए n 1 l 0 m 0 s क्या सेम हुआ क्या? नहीं, तो इसका मतलब इट इज एब्सोल्युटली फाइन। So out of the three representation, the last one is the one which do not violate Pauli's exclusion principle. अच्छा, एक बारी क्वेश्चन ये पूछा था एग्जाम में कि एक ऑर्बिटल वर्ड ध्यान से सुनो, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? तो हमने देखा यार, दो रख दे रहे हैं, तो एक अप दूसरा अप, ये पॉसिबल नहीं है। डाउन डाउन नहीं पॉसिबल है, अप डाउन पॉसिबल है। अब एक काम करते हैं, एक डब्बे में 3 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, 1 2 एंड 3। मान लो 1s में मैंने 3 रख दिया और चेक कर रहे हैं क्या ये पॉसिबल है। तो देखो, अगर वॉयलेट नहीं करेगा तो ठीक है। क्या ये पॉलीज को वॉयलेट कर रहे हैं? ये दोनों के लिए NLMS सेम हो गया, ये सुनो, मतलब वॉयलेट कर। क्या समझ में आया इससे? क्या समझ में आया? एक सबशेल नहीं, एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते हैं। ये किस रूल से पता चलता है? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि एक और बात पता चलती है कि एक डब्बे में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, और वो भी अपोजिट स्पिन के होने चाहिए। सेम स्पिन का हो गया तो भी गड़बड़ बात है। So in an orbital, a maximum of how many electron? 2 electron can be filled, and that must be in opposite. लिखो ये बात, ये रिप्रेजेंटेशन में ये पहले अच्छे से दिखा लो, उसके बाद बात करेंगे। पहले इस और रिप्रेजेंटेशन को दिखा लो। So out of 3 representation, which one violates Pauli's exclusion principle? So 1 and 2 violates Pauli's exclusion principle. समझ आए? सभी को क्लियर हो गया? लिख लिया? अब ये कंक्लूजन लिखो तो। इसको बल्कि अल्टरनेट डेफिनेशन ऑफ पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी आप ले सकते हो कि इन एन ऑर्बिटल, राइट इट डाउन, इन एन ऑर्बिटल a maximum of 2 electron can be filled, and that must be with opposite spin. In an orbital, a maximum of 2 electrons can be filled, a maximum of 2 electron can be filled, and that must be with opposite spin. In an orbital, a maximum of how many electrons? 2 can be filled with opposite spin. So this can, you can consider this an alternate statement of Pauli's exclusion principle. Okay? यहां तक सबको समझ में आ गया? अब हमारे पास एक रूल और बचा है, वो जान लेंगे तो उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन करेंगे।
अरे बाबा मान लो अगर इलेक्ट्रॉन ही हमारे पास सिर्फ दो ही हो, तब तो हम एक ही जगह भरेंगे ना। दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो तो उसके बाद आगे के सबशेल भी यूज होंगे। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, करें आगे बढ़े। चलो तीसरा लिखते हैं। एक बात बताओ बेटा, देखो इन सभी सबशेल में अगर आप देखो तो एस में कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट होते थे? ओनली वन। पी में कितने ऑर्बिटल? थ्री ना। पी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है? वन। तो एम की वैल्यू कितनी होती है? -1 0 +1। यार यहीं अटके रहोगे तो मैं आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगा फिर। डी में कितने होते हैं ऑर्बिटल? एफ में कितने होते हैं? पता है सब? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। अब सुनो आगे ध्यान से। देखो इलेक्ट्रॉन एस में भर रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है कैसे भरना है। हमें एक ही डब्बा है, हमें मालूम है कि इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो एक डब्बे में दो इलेक्ट्रॉन एंड दैट मस्ट बी विद अपोजिट। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग पी में होने लग जाए या डी में होने लग जाए, जिनके पास एक से ज्यादा ऑर्बिटल्स हैं, तो इनमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करते हैं, इसके बारे में ही जो रूल है, थर्ड रूल, हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। लेकिन पहले समझो, एक मिनट रुको। पहले ये बताओ, पी के जो तीनों ऑर्बिटल हैं, क्या इनकी एनर्जी सेम होगी या डिफरेंट होगी? व्हाट डू यू थिंक? The energies of these three orbitals of p will be same or different? हाँ ऑफ कोर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, क्योंकि हाइड्रोजन तो सिर्फ एक ही है ना, उसको छोड़कर। डिफरेंट और सेम? चलो अच्छा, डिफरेंट है कैसे, समझाओ मुझे गौरव। हाँ हाँ, मतलब यू आर सेइंग बेसिकली कि सर इफ इवन इफ इट बिलोंग्स टू 2py and 2pz, you are saying that these three will have different energies, right? That's what you said. No, see, this is the orbitals of the same subshell na, just asking. Do you think that, अच्छा ये 2px 2py 2pz कहने का मतलब सेकंड p के अंदर के ऑर्बिटल, सेकंड शेल के p सबशेल के ऑर्बिटल। 3px 3py 3pz भी मैं लिख सकता था, तब ये कौन सा p होता? थर्ड शेल के अंदर जो प्रेजेंट p सबशेल है उसके ऑर्बिटल्स हो जाते हैं। अरे ये पहले जो लिखा रहता है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है ना, बस। हाँ, तो क्या तुम बोलना चाहते हो ये तीनों के एनर्जीज अलग अलग होंगे? नहीं, उनकी तो अलग अलग होगी। Different orbitals of the same p subshell will be different, energy will be different और same। तो हम निकालते हैं ना, हमारे पास क्या तरीका था, मेडलन्स रूल निकाल के लेके आते हैं, n प्लस एल निकालते हैं, 2+1 2+1 2+1, n की वैल्यू तीनों के लिए सेम हो गई, तो क्या बचा यार? तो कहने का मतलब ऑर्बिटल्स ऑफ different orbitals of the same subshell have identical energy, और ऐसे सेट ऑफ ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी इक्वल हो जाए उनको बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। क्या बोलते हैं? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। राइट इट डाउन, हेडिंग डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। हेडिंग क्या अंशुल लिख लिया? कोई बात नहीं, उसके अंदर लिखो ना, उसी के अंदर का पार्ट है हेडिंग। अच्छा रुको यार, तुम लोग ना पागल कर दोगे मुझे, हेडिंग पूछ पूछ। हेडिंग बताओ। हेडिंग सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं सारा चीज। आओ चलो हेडिंग लिखो। रुक जाए यार, इस रूल के नीचे हम लोग लिखेंगे क्या होता है, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। अगर आपने गलती से इसको पहले और इसको नहीं लिखा है तो भी एब्सोल्युटली फाइन है, क्योंकि पहले हम ये समझेंगे फिर ये रूल समझेंगे, ठीक है? सो डोंट वरी, नोट्स अच्छा ही दिखेगा, आप लोग टेंशन मत लो। लिखो आगे, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स लिखो, ऑर्बिटल्स हैविंग
equal energy are termed as degenerate orbitals. Orbitals having equal energy are termed as degenerate orbitals. Orbitals having equal energy are termed as degenerate orbitals. लिख लिया सभी ने? ओके बेटा, अब आगे ये भी लिखो कि orbitals of the same subshell, orbitals of the same subshell have identical energy. ये कैसे पता चल रहा है कि सेम सबशेल के जो ऑर्बिटल्स होंगे उनकी एनर्जी सेम होगी? ये एनपी का मतलब क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आप चाहो तो इसको 2p लिख सकते हो, यहाँ 2px, 2py, 2pz। सो एनर्जी ऑफ 2px मस्ट बी इक्वल टू एनर्जी ऑफ 2py मस्ट बी इक्वल टू एनर्जी ऑफ 2pz। Similarly, energy of 3px must be equal to 3py must be equal to 3pz. Of course, energy of 3p and 2p are not same. d के बारे में आप लिख लो। ऐसे मान लो मैंने बोल दिया 3d, energy of 3d xy must be equal to energy of 3d yz must be equal to energy of dot dot dot। ये पांचों की एनर्जी सेम होगी। मतलब डी सबशेल की ऑर्बिटल डीजेनरेसी क्या है? मतलब कितने ऑर्बिटल्स हैं जिनकी एनर्जी आइडेंटिकल है? कितने? 5। ऑर्बिटल डीजेनरेसी ऑफ एफ सबशेल कितना होगा? 7। ऑर्बिटल डीजेनरेसी ऑफ जी सबशेल कितना होगा? 9। लिखते चलो ये सब। p subshell have 3 orbitals having equal energy, so orbital degeneracy of p subshell is 3. p subshell have how many orbitals of equal energy? p subshell have 3 orbitals of equal energy, so its orbital degeneracy is 3. अगला पॉइंट लिखो, d subshell have 5 orbitals of equal energy, so its orbital degeneracy is 5. f subshell have 7 orbitals of equal energy, so its orbital degeneracy is 7 f के लिए। सिमिलरली आप g के लिए लिख लो। हो गया?
कर लिया ऑर्बिटल। अच्छा एक बात बता, सुनो ऐसे ऐसे पूछ रहा हूँ, जस्ट एक बिल्कुल ऑन अ लाइटर नोट एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, ठीक है। टेल मी द ऑर्बिटल डिजेनरेसी ऑफ थर्ड शेल फॉर हाइड्रोजन एटम। क्वेश्चन लिखो, व्हाट विल बी द ऑर्बिटल डिजेनरेसी, what will be the orbital degeneracy of third shell for hydrogen like species, for hydrogen like species, what will be the orbital degeneracy of third shell for hydrogen like species, क्या होगा? कितना आंसर होगा? ऑफ कोर्स 9, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए 3s इज इक्वल टू 3p इज इक्वल टू, इसमें एक डब्बा, इसमें 3 डब्बा, इसमें 5 डब्बे हैं, 1 प्लस 3 प्लस, इन तीनों की एनर्जी इक्वल होती है, इसलिए 9 विल बी द आंसर। समझ आ रहा है? बट कैन आई आस्क द सेम क्वेश्चन फॉर हीलियम? नो, थर्ड शेल में इक्वल एनर्जी के सब शेल ही नहीं है। ये सुनो, 3s की एनर्जी 3p के बराबर ही नहीं है, 3d के बराबर तो चांस ही नहीं है। तो इसलिए मल्टी इलेक्ट्रॉनिक के लिए सब शेल का पूछा जाता है, और सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए वी कैन इवन आस्क फॉर अ शेल, क्योंकि इस तीनों की एनर्जी इक्वल होती है। समझ गए ना? ये बात लिख लेना ये क्वेश्चन के फॉर्म में। ओके, so now let us understand what is the statement of, लिखो statement of Hund's rule of maximum multiplicity। क्या है वो स्टेटमेंट समझते हैं, क्योंकि Hund's rule is all about filling the electron in degenerate orbitals, और इसको समझेंगे एंड इसके बाद कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करना शुरू करेंगे। Write it down। While filling the electrons, while filling the electrons, while filling the electrons, while filling the electrons, किसमें फिल करने की बात हो रही है? while filling the electrons in set of degenerate orbitals, set of degenerate orbitals, they should be filled such that spin multiplicity, they should be filled such that spin multiplicity शॉर्ट फॉर्म में SM बोल सकते हैं, which is given by 2 times of mod S plus 1, where here H is total spin. Spin multiplicity should be maximum, और मैथमेटिकली स्पिन मल्टीप्लिसिटी को लिख लेना ऐसे, स्पिन मल्टीप्लिसिटी शुड बी मैक्सिमम। आ जाओ इसका मतलब थोड़ा डिकोड करके समझाते हैं आप लोग को, ठीक है। जैसे मान लो बेटा मेरे पास पी सब शेल के अंदर मान लो मैं 3 इलेक्ट्रॉन डाल रहा हूं, P3, और आपसे ये पूछे कि बताओ हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के हिसाब से कौन सा कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट है। मैं 3 आपको देता हूं, एक है अप डाउन एक ही डब्बे में, एक है कि नहीं भाई मैं अलग अलग डब्बे में रहना चाहता हूं, तीसरा है कि ओके ऐसे रहना चाहता हूं। इन तीनों में स्पिन मल्टीप्लिसिटी देखते हैं, तो यहां देख टोटल स्पिन का मतलब क्या होता है, सम ऑफ द स्पिन। इसका एस निकाल कितना आएगा, एक का स्पिन कितना है प्लस हाफ, दूसरे का कितना है माइनस हाफ, मिला के कितना हो गया
स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना हो गया, 2 इंटू 0 प्लस 1 कितना आ गया 1। इसका बता स्पिन टोटल कितना हुआ, प्लस हाफ माइनस हाफ 0, ये सुनो। इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना हुआ, सेम 1। इसके केस में देख एस की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस हाफ कितना आ गया 1। स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना आएगा, 2 इंटू 1 प्लस, बता मैक्सिमम किसमें आया, समझ आया। आउट ऑफ दीज थ्री, अच्छा मैं थर्ड वाला लिख रहा हूं यहाँ पे, सॉरी माय बैड बेटा, पी, अच्छा ये तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लो, P2 लिख लो, मतलब 2 ही इलेक्ट्रॉन हो तो कैसे करें, while filling the electron which is having configuration P2, तो ऐसे ऐसे P3 के लिए मैक्स कब आएगा, जब तीनों अनपेयर्ड हम रखें, पेयरिंग ना कराएं, एक ही डब्बे में दो दो इलेक्ट्रॉन ना रखें, अनपेयर्ड रखें, और वो भी अलग अलग डब्बे के अंदर, और उसमें भी सेम स्पिन से रखना पड़ेगा, तभी ना सब जुड़ जाएंगे, प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ। अच्छा ये बताओ, दोनों का सर नीचे रहे तो भी कोई प्रॉब्लम क्या, तो भी कोई प्रॉब्लम, माइनस हाफ मिलके -1 होते हैं, मॉड ले लोगे तो क्या आ जाएगा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी तब भी मैक्सिमम ही आएगा। अग्री करते हो मेरी बात से, ठीक। तो ये क्लियर हो गया कि भाई अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स को सबशेल के अलग अलग ऑर्बिटल्स में भरना है तो रक्षिता कैसे भरना चाहिए, फिर हमें इलेक्ट्रॉन को ऐसे भरो कि पेयरिंग मत कराओ, पेयरिंग तभी कराओ जब सारे डब्बे एक एक करके सेम स्पिन से भर चुके हो, तभी पेयरिंग कराना, क्योंकि उसके बाद तो कोई ऑप्शन ही नहीं हमारे पास, तब पेयरिंग कराना शुरू करेंगे। हाँ ऑफ कोर्स, क्योंकि सेम स्पिन की कराने से क्या हो जाएगा, पॉलीवॉयलेट हो जाएगा। वेरी गुड, समझ गए, लिखना शुरू करो इसके बारे में, लिख लो, कॉन्फ़िगरेशन विथ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। कर लिया आप लोगों ने, लिखिए। बातें नहीं बेटा प्लीज, नो डिस्कशन, राइट इट डाउन। अल्टरनेट स्टेटमेंट ऑफ हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। जैसे अल्टरनेट स्टेटमेंट हमारे पास किसका था, पॉलीज का, क्या था, इन एन ऑर्बिटल अ मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन कैन बी फिल्ड विद अपोजिट स्पिन। ऐसे ही इनका हमारे पास एक अल्टरनेट स्टेटमेंट क्या है, while filling the electron, लिखो alternate statement of Hund's rule of maximum multiplicity. While filling the electron किसमें, in a set of degenerate orbitals, pairing occurs only when while filling the electron
in a set of degenerate orbitals, pairing occurs only when, कब होता है pairing? When all the orbitals are singly occupied with same spin. All the orbitals are singly occupied with same spin. All the orbitals are singly occupied with same spin. देखना बेटा, प्लस हाफ सेम स्पिन से करते जाएंगे। हाँ, इसलिए समझ में आ गया? ओके। अच्छा, एक बात बताओ प्यारे बच्चों, कैन यू रिप्रेजेंट, सुनो ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना, इधर ध्यान दो। मैं आपको बोलूं कि देखो इधर ध्यान से सुनो, P4 मैंने लिख दिया। आई एम राइटिंग वेरी वेरी केयरफुली 1 2 3 and 4। मैं एक और लिख रहा हूं 1 2 3 4। मैं एक और लिख रहा हूं 1 2 3 and 4। रुक, रिलैक्स रिलैक्स। पहले मुझे ये बताओ, इन तीनों में कौन कौन से ऐसे हैं जो हंस रूल वॉयलेट कर रहे हैं? वॉयलेट कर रहे हैं? ये भी नहीं कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है, क्या ये वॉयलेट कर रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि समझ आ रहा है, ये वॉयलेट नहीं कर रहा है। ये किसको वॉयलेट कर रहा है? यहां लिख लो पॉली इज ओके, हंड इज ओके, पॉली इज ऑल्सो ओके, हंड इज वेरी हैप्पी, पॉली इज वेरी सैड। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सभी के रूल को फॉलो करना चाहिए, किसी एक को अपीज नहीं करना है, सबको, वरना ये देखो ना यहाँ अपीजमेंट हो जाता है किसका? हंस रूल का, क्योंकि स्पिन मल्टीप्लिसिटी अच्छा आता है, यहाँ पे देखो सभी जुड़ जाते हैं। सो दिस इज रॉन्ग नॉट बाई हंस रूल, इट इज रॉन्ग बाई पॉलीज एक्सक्लूजन। चलो लिखे, क्वेश्चन लिखे, चलिए। सो बेटा अब तीनों रूल हमें समझ में आ गया है, तो लेट अस नाउ राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, एक और लास्ट चीज कर लेते, फिर कॉन्फ़िगरेशन लिखना शुरू करते हैं। ओके, एक बात बताओ, पॉली एंड हंड दोनों को कंबाइन कर ले तो हमें हर सबशेल की कैपेसिटी पता चल सकती है और उनका राइट कॉन्फ़िगरेशन भी पता चल सकता है। यस और नो? बताओ, एस की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी की है? 2 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए, क्योंकि डब्बा एक ही है। पी की कितने की है मैक्सिमम? 6 की है। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि पी में कितने डब्बे हैं? 3, और एक डब्बे में कितने भर सकते हैं? 2। जितने डब्बे उतना इंटू 2। डी में कितना? एफ में कितना? जी में कितना? 18। अरे यार जी में, अरे ऑर्बिटल देखना है, एक डब्बे, इसमें 3 डब्बे, इसमें 5 डब्बे, और इसमें 7 डब्बे, इसमें 9 डब्बे। 9 इंटू 2, 18 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी। लिख लो आप, मैक्सिमम कैपेसिटीज ऑफ डिफरेंट सबशेल, मैक्सिमम कैपेसिटीज ऑफ होल्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ डिफरेंट सबशेल।
मैक्सिमम कैपेसिटीज ऑफ होल्डिंग द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ डिफरेंट सबशेल्स। एस के लिए लिख लो 2, पी के लिख लो 6, क्योंकि 3 ऑर्बिटल्स, ईच ऑफ देम वी कैन फिल 2 इलेक्ट्रॉन, सो मैक्सिमम ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन कैन बी फिल्ड। डी के अंदर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 10 कैन बी फिल्ड, जितने ऑर्बिटल इतना इंटू 2। यस और नो? अच्छा जी, इसमें 18 का कैपेसिटी है, सब समझ गए हो तुम लोग? अच्छा, अब एक बार क्वेश्चन पता है इसी पे कैसे पूछ लिया था? उसमें पूछा था द कैपेसिटी ऑफ एस ऑर्बिटल इज कितना, बोलो 2। द कैपेसिटी ऑफ पी ऑर्बिटल इज, गलत, 2 होगा। नाम क्या लिया? ऑर्बिटल। एक डब्बे में तो सिर्फ तुम एक ही 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हो ना। अरे बड़ा मजा है। सबशेल बोलता तो आंसर 6 होता। मैंने क्या बोला? पी ऑर्बिटल में कितने भर सकते? ऑर्बिटल कोई भी हो, भर सिर्फ 2 ही सकते हैं। सबशेल कोई भी हो तो उसमें ऑर्बिटल्स बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं। समझ आया ना? तो ऐसे गूगली वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं जब आप ज्यादा पढ़ लेते हो। तो ऐसे बस अब पी देखते ही तुम ऑर्बिटल ध्यान ही नहीं देते हो। ऑर्बिटल क्या होता है? पी तो पता चल गया ना, 6 लगा सकते हैं, गलत हो जाएगा। क्यों? सब ठीक है? चले क्वेश्चन किया जाए। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब लिखिए राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ elements from hydrogen to, write the electronic configuration of atoms from hydrogen to क्रोमियम। तुरंत तुरंत लिखना है, क्या करना है इसमें? जल्दी जल्दी करो। हाइड्रोजन टू क्रोमियम। चलो मेरे साथ साथ लिखते चलो, तुम भी करो मैं भी करता हूं, देखते हैं पहले कौन करता है। ठीक है, लेट्स हैव अ कंपटीशन। ओके, आई विल गिव यू 2 मिनट एडवांटेज। आप पहले 2 मिनट अपने से कर लीजिए, फिर मैं स्टार्ट करूंगा। आपको 2 मिनट अहेड होने का मैं टाइम दे देता हूं, फिर मैं स्टार्ट करूंगा। चलो गो अहेड। आज चलो देखते हैं कैसे करेंगे। आइए, हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चा पार्टी? ओनली 1। तो 1s1 इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले कहां भरना है? लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी स्टेट। एंड 2s में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, 2p में कोई नहीं, डॉट 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 चलता रहेगा यहां पे। अच्छा, हीलियम मैंने लिखा, कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो 1 में कितने भर सकते हैं? 1 में 2 भर सकते हैं सर। 2s में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, डॉट डॉट डॉट। लिथियम कितने इलेक्ट्रॉन है? क्या मैं 1s3 लिख सकता हूं? गलत। क्या 1s2 लिख सकता हूं? एक और बच गया, उसको हायर वाले में लेके जाएंगे 2s1। डब्बे के अंदर क्या ऐसा कर सकता हूं? बिल्कुल सही। समझ आया? क्या आपको तरीका समझ आ गया? अब चलो, अब अभी से भी मैं 2 मिनट तुम्हें देता हूं, चलो उसके बाद मैं शुरू करूंगा। जल्दी जल्दी करो। 2 मिनट का मूविंग एडवांटेज है।
चलो बेटा शुरू करें। अच्छा रुक जाओ, मैं बस 2-3 दिखा देता हूं, उसके बाद चलते हैं। नाइट्रोजन तक दिखा लो, कई लोग अटके हुए हैं, इसके बाद भी लोगों का दिमाग हैंग कर जाता है, मैं क्या करूं, सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं करते हैं। 1s2 2s2, डू यू गाइज अग्री? बोरॉन 1s2 2s2 2p, क्या सही लिख रहा हूं? क्या ये सही है? क्या ये सही है? क्या ये सही है? इनमें से कौन सा सही है? हाँ तीनों करेक्ट है, बिल्कुल सही, क्योंकि हम कहीं भी भरे, किसी भी कमरे में जाए भाई, तीनों कमरे खाली हैं इक्वल एनर्जी के। कार्बन आते हैं 1s2 2s2 2p, कहां भरे हम? नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p 3 ना, 7 है ना? अरे 2 4 और 3 7, समझ में आ गया क्या? तीनों पी को आइडेंटिकल दिखाना स्पिन में। उसके बाद आते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन? 8, 1s2 2s2 2p 4, 1 2 3 एंड 4, पेयरिंग अब शुरू हो गई। उसके बाद कौन सा है? फ्लोरीन 1s2 2s2 2p ना, 5 ही होगा, 6 नहीं होगा अभी। 1 2 3 4 5, नियॉन करेंगे 1s2 2s2 2p 6, क्या कोई तकलीफ क्या? 1 2 3 4 5 6, सबको क्लियर है? चलो मैंने देखो 50% तो ऐसे ही खत्म कर दिया, मतलब थोड़ा सा कम। सब हो गया, वेरी गुड। चलो बेटा अब आप इसके आगे करते रहो, जल्दी जल्दी भरते रहो। चलो बेटा आप लोगों ने लिख लिया क्या? मिटा दूं ये सब? नो डिस्कशन प्लीज, करते चले जाओ। क्या आप लोगों ने बोलो? अच्छा एक काम करो, सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो। यू स्किप द कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम सोडियम टिल कैल्शियम, ये छोड़ दो यहां से। यहाँ पे यू स्टार्ट फ्रॉम स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, क्योंकि यहां पे कुछ सिखाना है मुझे आपको। अच्छा फिलहाल फिलहाल मेरी बात सुनो, देखो देर इज वन मोर वे ऑफ राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड दैट इज सेड टू बी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो उससे पहले, ये बात समझने से पहले कुछ कुछ कहानियां हैं वो लिख लेते हैं। देखो हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2। नियॉन का क्या होगा बेटा? 1s2 2s2 2p6। आर्गन का क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। देख लो सही लिख रहा हूं क्या? बोलो ना बेटा। अरे इसका 18 होता है, इसका 10 होता है, इसका 2 होता है, सबको क्लियर है? तो कभी अगर आपसे ये पूछे कि क्या मैं लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन जो 1s2 2s1 है, क्या मैं इसको हीलियम इंटू 2s1 लिख सकता हूं क्या? एब्सोल्युटली फाइन।
सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए सोडियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1, क्या इसको यहां से यहां तक को क्या नियॉन लिखा जा सकता है क्या? आंसर इज यस, इट इज एब्सोल्युटली फाइन। तो कहने का मतलब नियरेस्ट नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन को हम नोबल गैस से रिप्लेस करेंगे एंड उसके बाद जो बचे हुए ऑर्बिटल्स हैं उनको बस लिख देंगे। इससे थोड़ी आसानी हो जाएगी। हर पीरियड के एलिमेंट्स के लिए कम से कम नोबल गैस पता चल गया, उसके आगे वाला चीज लिख लेंगे बार बार। तो आप एक काम करो, स्कैंडियम के लिए पहले पूरा लिखो और उसके बाद उसको नोबल गैस से रिप्लेस करके लिखना और उसके बाद सबको सिर्फ नोबल गैस के फॉर्म में लिखो। स्कैंडियम का पूरा लिखो पहले, फिर नोबल गैस से रिप्लेस करना। हाँ, उसके नजदीक वाला जो भी बन रहा है। जैसे देखो ना, आर्गन का 3p6 तक है, 18 है और इसका कितना है 21, तो ये इसके नजदीक है ना, तो 18 इलेक्ट्रॉन की जगह पे ये लिख सकते हो आर्गन। चलो ट्राई करो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नहीं, उसके सामने कैसे? उसके पहले वाला फिल होगा ना। हाँ, उसके जस्ट पहले वाला। स्कैंडियम करो ना बेटा, बता ना क्या है, क्या डाउट है बोलना। कुछ डाउट है क्या? स्कैंडियम का एक बार ट्राई करो लिखने का नोबल गैस के फॉर्म में, अभी आपको आइडिया लग जाएगा। राइट इट डाउन। राइट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्कैंडियम इन नॉर्मल फॉर्म एंड नोबल गैस फॉर्म। वन एस टू कहां से होगा? पूरा लिख, पहले पूरा लिखेगा तब आइडिया लगेगा, ऐसे नहीं लगेगा। कर लिया? इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए ना बेटा। हाँ, वही वाला कि पहले मिनिमम को भरते हैं। अरे एनर्जी में जब उसका ऑर्डर आता है। अरे हाँ सुनो भाई सुनो, एक डाउट ये आया है कि सर डी कब भरते हैं? तो यार जब एनर्जी में वो आएगा तो भरेंगे। पहले पहले एनर्जी किसका आता है 1s, फिर उससे ज्यादा 2s, फिर 2p 3s, फिर 3p 4s। अरे बोलो बेटा, फिर आता है 3d 4p 5s। तो जब हमारा 2p 3p पूरी तरीके से भर जाएगा उसके बाद इलेक्ट्रॉन भरना हो, तो यहाँ ये भी जब भर जाएगा तो 3d में जाएंगे। एनर्जी के तो बढ़ते हुए ऑर्डर में, ये तो यही तो पहला चीज पढ़ा है आज की क्लास में। चलो कोई बात नहीं, होता है कभी कभी, सॉफ्टवेयर हैंग हो जाता है तो। बोलना जशन। हाँ, इस पे बात करेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे डिस्कशन करेंगे। वही होता है जो तुमने बोला, वही होता है। नहीं, अभी समझाऊंगा मैं, रुक जा, अभी समझाता हूँ ना, ये इंपॉर्टेंट है। इधर हो जल्दी। चलो बेटा, स्कैंडियम कर लिया आप लोगों ने? कितने लोगों ने स्कैंडियम कर लिया? हाथ उठाओ। स्कैंडियम कितना एटॉमिक नंबर होता है? 21। जतिन क्या प्रॉब्लम हो रही है इसमें?
क्या चीज? स्कैंडियम का नहीं समझ में आ रहा है या कैसे भर रहा हूं ये नहीं समझ में आ रहा है? कौन सा चीज? अच्छा देखो, सुनो भाई, देखो ध्यान से देखो। सबसे पहली चीज है कि भाई जिस एटम का फिल कर रहे हो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो कैल्शियम में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? बोलना कितने हैं, यही नहीं याद होगा। एटॉमिक नंबर 20 होता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 20। स्कैंडियम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? बोलो ना। हाँ तो बेटा, इसलिए मैं याद करवा रहा था जब आप लोग बैठे थे ना, जब आपको लग रहा था सर तो बस ऐसे ही मक्खी मार रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, इसलिए तब पढ़ा रहा था कि ये बेस एकदम स्ट्रांग हो जाए कि मैं इन सब जगहों पे ना अटकूं। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 21। अब बता, 21 इलेक्ट्रॉन को भरना है, शुरू कहां से करेंगे? यही ऑर्डर से करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था कि एनर्जी को हमेशा बढ़ते हुए ऑर्डर में भरना है, सबसे पहले लो एनर्जी फिर हाई एनर्जी। सबसे कम किसका है? 1s। एक एस में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? फिर उसके बाद में जाऊं, उसमें कितने? फिर किसमें? अच्छा, पी में कितने डब्बे होते हैं? कितने भर सकते हैं इसमें? फिर 3s, इसमें कितना? फिर 3p कितना? फिर 4s कितना? अब थोड़ा रुक जाओ, अब पहले इलेक्ट्रॉन गिन लो, कहीं ज्यादा तो नहीं भर दिए हमने। 21 थे, 2 4 6 और 4 10 हो गए, 12 18 20 हुआ। अभी एक भरना है, 21 है ना, तो 3d इसके बाद है, 3d में कितना भरूं? दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ व्हाट। आ गया जतिन समझ? ये पहले ही पूछ लेना था ना। अब कितने लोग कह रहे हैं सर यहां से लेके यहां तक तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गया था ना, और ये 18 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू आर्गन। So can I replace this whole configuration in short form 4s2 3d1? Yes or no? Can we replace the whole thing in short form, which is scandium argon 4s2 3d1? Now just do me a favor. आप टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम का इसी फॉर्म में लिखते जाओ, क्या फर्क पड़ेगा? अब भाई 21 था तो D1 हुआ, 22 करेंगे तो यहां तक तो कॉमन ही है ना, D में 2 हो जाएगा। अब ऐसे ही भरते चले जाओ, भरो तो। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, जल्दी करो थोड़ा बेटा, जल्दी करो। इसकी जगह, अच्छा देखो, हाँ ये भी क्वेश्चन सही है, क्या नाम है तुम्हारा? आदित्य ये कह रहा है कि सर जब ऐसे ही लिखना है तो यहां तक 4s2 तक को कैल्शियम ले लो, इसको कैल्शियम लिख दो, ऐसे क्या प्रॉब्लम है? देख बेटा, इसको लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुनो ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इस तरह लिखने से इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, वैलेंसी सब कुछ पता चलती है, ऐसे लिखने से नहीं पता चलता है। क्योंकि नोबल गैस के बाहर जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनको काउंट किया जाता है एज अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसमें? 2 and 1, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट कितने हैं? आउटर मोस्ट 1 1 1 नहीं रहे, 2 ना। आउटर मोस्ट का मतलब सबसे बाहर वाले शेल में, तो फोर्थ शेल सबसे बाहर वाला ना, 3d तो 1। आउटर मोस्ट इज फोर्थ शेल, ठीक है। तो इसलिए नोबल गैस के फॉर्म में लिखते हैं ताकि केमिकल प्रॉपर्टीज का भी अंदाजा लगाया जा सके, दैट्स द रीजन। ओके, तो नोबल गैस, इसीलिए हेडिंग डलवा के नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लिखवाया। चलो अब सबको लिखो तो। लिखना यार, अभी पहले खत्म कर, जो मैंने क्वेश्चन दिया उसको खत्म कर पहले। हाँ, जिंक तक कितने लोगों का हो गया? चलो आई जस्ट गिव यू 2 more minutes टू राइट टिल जिंक, उसके बाद मैं आके चेक करता हूं तुम्हारे नोटबुक में। चलो 2 मिनट है तुम्हारे पास।
लिख ले बेटा, मिल गया, दीजिए। हाँ प्यारे बच्चों, कर लिया। आइए देखते हैं। देखो अब हाथ उठाओ, कितने लोगों का हो गया, कितने लोगों का हो गया। अच्छा, मुझे साथ के साथ ये भी बताते चलो, ये सारी कहानी होने के साथ साथ, कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस एटम में कितने हैं, क्योंकि इससे एक प्रॉपर्टी निकल के आती है, वो भी करेंगे। स्कैंडियम के पास जो कॉन्फ़िगरेशन हमने देखा, आर्गन 18 एंड 18 यानी 3p6 तक था, एंड 3p6 के बाद हमें मालूम है क्या भरना है, 4s एंड 3d। सो इसके बाद 4s2 एंड 3d1। देखो ये बेटा प्रैक्टिस से आएगा, मेरी बात समझना, प्रैक्टिस करोगे तो ये कॉन्फ़िगरेशंस आएंगे। अब देखो इस पे मैं कितने क्वेश्चंस पूछ सकता हूं। आई कैन आस्क while filling the electron, when you are filling the last electron, what will be the possible set of quantum number for the last electron which you are filling here? So what you can say, sir 3d में जा रहा है ना, तो n की वैल्यू 3, l की वैल्यू d के लिए 2 और m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है उन पांचों वैल्यूज में से, -2, -1, 0, प्लस, और s की वैल्यू या तो +12। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि वाइल फिलिंग, ऐसे मैं बोल दूं कि पोटेशियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन का चारों सेट ऑफ क्वांटम नंबर बताओ, नहीं बता लोगे, बता सकते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई पूरे इलेक्ट्रॉन जो आपने भर रखा है उनमें ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन हैं जिनके लिए L की वैल्यू 1 है, क्या नहीं बता सकते। ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन है L की वैल्यू 1 होने का मतलब ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन है जो P में भरे गए। तो 2p था, 3p था, उसके बाद ये सब है, 4p कहां है। तो 2p में कितने भरे गए हैं 6, एंड 3p में कितने भरे गए हैं 6, 6 + 6 12। समझ में आया। और बढ़िया क्वेश्चन करना हो तो ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन हैं जिनके लिए n + l का सम 3 के बराबर हो रहा है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर का सम n + l की वैल्यू 3 का मतलब n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 0, या n की वैल्यू 2, l की वैल्यू, या n की वैल्यू 1, l की वैल्यू पॉसिबल नहीं है, क्योंकि n की वैल्यू पे l डिपेंड करता है। n अगर 1 है तो l की वैल्यू सिर्फ 0 हो सकती है। ऐसे निकाल के, यानी आपको बेसिकली बताना था 3s एंड 2p के इलेक्ट्रॉन, 3s में 2, 2p में 6, आंसर क्या हो जाता। तो क्वांटम नंबर और कॉन्फ़िगरेशन को मिक्स करके ना बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। है बेहद आसान, बस एनालिसिस करना है, वही काम करना है। और ऐसे क्वेश्चंस भरे पड़े हैं आपको, जो पीएस मिले हैं ना प्रैक्टिस शीट, कौन से 12, 11, 12, आज 13, 14 जो भी बचा है वो सब मिल जाएगा। मिल गया पहले ही, वेरी गुड। तो वो सब आप बढ़िया से करोगे तो मिल जाएगा। मेरा काम था इसको समझाना कैसे कर रहे हैं। इज दैट क्लियर। आइए अब देखते हैं टाइप से, बताओ कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये बताओ, अनपेयर्ड देखने के लिए ऐसे नहीं दिखाई देगा, उसके लिए बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे। बताओ एस में कोई अनपेयर्ड है क्या, डी में है क्या, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हुए 1। समझ में आया। अच्छा टाइटेनियम करते, टाइटेनियम थोड़ा ध्यान से देखो, आर्गन 4s2
3d2। बताओ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनाओ। अरे जीरो कहां से दिख रहा है? 1 एंड 2। डिजेनरेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं? एक एक करके भरते हैं, इसलिए इसमें इसलिए बॉक्स भी जरूरी है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हुए बताओ बेटा। वेनेडियम कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? कोई इसमें इसका सॉफ्टवेयर हैंग कर गया, उसको अभी भी उतना ही दिखाई दे रहा है, हर बार जीरो ही दिखाई दे रहा है, वहीं पे है अभी, उससे ऊपर उठ ही नहीं रहा है। क्रोमियम, आर्गन, 4s2 3d3 4, ये एक्सपेक्टेड था ना, एक्सपेक्टेड एज पर रूल, ये कॉन्फ़िगरेशन। अब सुन लो मेरी बात ध्यान से। पूरे 3D सीरीज में दो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन है और दोनों ही सी से स्टार्ट होते हैं, एक है कॉपर, एक है क्रोमियम। 29 आर्गन 4s2 3d9 is expected है। reality is different, copper is argon 4s1 and 3d10 होता है। इसका एक्सपेक्टेड ये था, इनकी रियलिटी ये होती है कि आर्गन 4s1 3d5 इज करेक्ट एंड ये एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन था, ये रॉन्ग है। अब हमें थोड़ा रीजन समझना है। तो पूरे 3D सीरीज में सिर्फ ये दो एलिमेंट हैं जो कौन से रूल को वॉयलेट कर रहे हैं? अफबाउ प्रिंसिपल, मिडलैंड्स रूल को वॉयलेट कर रहे हैं। और ये इलेक्ट्रॉन 4s में बिना पूरा भरे हुए 3D में जंप कर जा रहा है। 4s की कैपेसिटी 2 की है, एक ही इलेक्ट्रॉन भरा, एक जंप हो गया। यहां पे भी कैपेसिटीज क्या है? 2 की, बट जंप कर गया। और ऐसा पूरे 3D सीरीज में स्कैंडियम से जिंक में सिर्फ दो ही एलिमेंट है जो वॉयलेट करते हैं, एक है क्रोमियम और दूसरा है कॉपर। एटॉमिक नंबर 24 और एटॉमिक नंबर 29, बिल्कुल सेकेंड लास्ट वाला 24th एंड ये। समझ में आया? अब क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों होता है, उसके रीजन हम समझेंगे, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। मैंगनीज करोगे तो कोई बात नहीं भाई, आर्गन 4s2 एंड 3d5 एंड सिमिलरली सब कुछ चलता रहेगा। निकिल 28 होता है। और देखो इसको याद करना भी बड़ा आसान है यार। 28 में d8, 25 में d5, 21 में d1, 30th में 29 में एक्सपेक्टेड था d9, बट हो गया ये d10, एक इलेक्ट्रॉन s का यहां जंप कर गया। कौन दोनों सेम हो गए? नहीं ना। अरे जिंक का लिखोगे जब तो जिंक 30 होता है ना, आर्गन 4s2 3d10, डी के इलेक्ट्रॉन सेम है, एस के इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है। एस में तो दो इलेक्ट्रॉन होंगे। देयर आर टू वायलेशंस, ओके, देयर आर टू वायलेशंस, वन इज, अनदर इज। नोटेड एवरीबडी? नोट कर लो अच्छे से। And now we have to understand what is the reason behind their violations. ये क्यों गलत है, इसको समझना है। वेनेडियम एंड वेनेडियम का 4s0 नहीं, ऐसा नहीं होता, अभी अभी नहीं, बिल्कुल नहीं। जो मैंने बताया सिर्फ वही है, सिर्फ दो ही एक्सेप्शन है 3D सीरीज में, सिर्फ दो एक्सेप्शन है। मजे की बात है 4D सीरीज में 6-7 एक्सेप्शंस भरे पड़े। यानी 4D सीरीज मतलब समझते हो, स्कैंडियम के नीचे कौन आता है? यट्रियम। यट्रियम से लेकर के कैडमियम के बीच में टोटल 6 से 7 एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन उसके अंदर प्रेजेंट है।
सबसे हाईएस्ट है किसी भी पीरियड के अंदर, सबसे हाईएस्ट। और आपको बता दूं एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के बीच में ही मिलता है, एस में कोई एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, और डी में सॉरी पी में कोई नहीं है। एस एंड पी सबसे सीधे ग्रुप्स हैं जिनमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एनोमलीज नहीं है, सिर्फ यहीं पे है डी एंड एफ में। कुछ तो खास बात होगी यहाँ पे, ये प्रॉब्लम्स आ रही एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन की, है ना? तो आओ हम समझते हैं कि क्या प्रॉब्लम है इनके अंदर। राइट इट डाउन, रीजंस फॉर एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन, रीजंस फॉर एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन। रीजंस फॉर एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन। देखो बेटा, एक नहीं 3 इंपॉर्टेंट रीजंस है। सबसे पहला लिखो, सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा पहले सुनोगे क्या, लिखने से पहले सुना ध्यान से। देखो, जब मैं ऐसा बोल दूं कि भाई P2 है एंड एक तरफ बोलूं P3 है, P4 एंड P6, ऐसे ही मैं बोल दूं कि D3 है, D4 है, D5 एंड डॉट 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 D10 है। इन सभी कॉन्फ़िगरेशंस में कॉन्फ़िगरेशन ये और ये, इनमें ये और ये सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल है। कैसे? P3 में बताओ कितने डब्बे होते हैं? तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिया तो सिमेट्रिकल। P में कितने? 6, सभी में दो दो इलेक्ट्रॉन भर दिया तो सिमेट्रिकली भरेगा, है ना? अगर ऑर्बिटल के फॉर्म में देखना चाहो तो px py pz दो दो इलेक्ट्रॉन सभी में भरे गए, ये एक सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन। सब लोग अग्री करते हो? तो सिमेट्रिकली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑटोमेटिकली अटेन ग्रेटर स्टेबिलिटी एज कंपेयर टू अनसिमेट्रिकली फिल्ड इलेक्ट्रॉन। सिमेट्रिसिटी नेचर का रूल है कि कोई भी चीज जो सिमेट्रिकल हो उसके पास एडेड एडवांटेज होता है, एडेड स्टेबिलिटी होती है। अच्छा सर, चलो इससे ये समझ आया कि हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड सब्सटेंस ज्यादा स्टेबल होंगे, क्योंकि हाफ फिल्ड है तो P3 है, फुल्ली फिल्ड है तो P6, हाफ फिल्ड होगा तो D5, फुल्ली फिल्ड होगा तो D10। थोड़ा ये अभी जो लिखा है उसको कट मार दोगे क्या? आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट यार थोड़ा सा कर लो, मेरे वजह से ये गंदगी हो रही है। क्या लिखवाया था मैंने? वही सिमेट्रिकल। हाँ, उसको अभी कट कर दो, अभी समझा रहा हूँ कि पूरे एक फ्लो में लिखवाना है, कट कर दो। पहले समझ लो, उसके बाद हम लोग करते हैं, ठीक है? एक तो ये समझ में आया सिमेट्रिकल इफेक्ट। दूसरा बच्चों इधर से ध्यान से सुनना, दूसरा ये है कि जो सिमेट्रिकली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स है ना, P3 हो गया, P6 हो गया, D5 हो गया, D10 हो गया, इनमें एक और अच्छी चीज मिलती है, पता है क्या है? एक्सचेंज पेयर्स की संख्या ज्यादा होती है। अब ये क्या नई चिड़िया का नाम है? एक्सचेंज पेयर का मतलब समझो पहले, और क्यों ज्यादा होता है वो भी समझेंगे। एक्सचेंज पेयर का मतलब कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन यहां इस बॉक्स में दिखाया है, अगर ये बगल वाले से एक्सचेंज कर ले, अदला बदली कर ले, ये उठ के यहां और ये उठ के यहां आ जाए, तो क्या कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंजेस देखने को मिलेगा? ये उठ के यहां से यहां आ जाए तो कोई चेंजेस देखने को मिलेगा? ये इसके साथ एक्सचेंज कर जाए तो कोई चेंजेस देखने को मिलेगा? तो कहोगे सर ठीक है चलो कुछ नहीं मिलेगा, बट इससे फायदा क्या है? तो एज पर द क्वांटम प्रिंसिपल, greater the exchange possible, lower will be the energy of the system, better will be the stability of the system। जितने ज्यादा एक्सचेंज पेयर्स बने, इलेक्ट्रॉन जितने दूरी तक घूम सके, डिलोकलाइज हो सके, डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन विल बी मोर स्टेबल एज कंपेयर टू लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसमें ज्यादा फ्रीडम ऑफ मूवमेंट मिल रहा है, इसलिए ऐसा है। तो आपसे कभी पूछे कि भाई बताओ P3 में एक्सचेंज पेयर्स कितने बन रहे हैं?
एक्सचेंज पेयर्स कितने बन रहे हैं? कितने एक्सचेंज पेयर बन रहे हैं यार? ये एक पेयर बना, ये दूसरा पेयर बना, ये तीसरा, 3 बना ना। आपसे कभी पूछे कि D5 में एक्सचेंज पेयर्स कितने बन रहे हैं ना? बना के तो देखो एक बार। D5 में देखो 1 2 3 4 एंड 5। ये सुनो, बता ये उठ के इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है? कितने लोग कह रहे हैं ये इसके साथ भी कर सकता है, इसके साथ भी, इसके साथ भी। तो जो पहला इलेक्ट्रॉन है वो 4 के साथ एक्सचेंज कर सकता है। ये सुनो, कितने लोग कह रहे हैं नेक्स्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है पहले एक्सचेंज कर चुका है, तो अब आगे के 3 के साथ ये एक्सचेंज कर सकता है। डू यू गाइज अग्री? अरे बोलो ना यार, इसको मैं कैसे दिखाऊं? ऐसे ऐसे ऐसे, तुम लोग समझ लो यार। ऐसे कितने लोग बोलने वाले हैं कि सर इसके आगे वाला 2 के साथ एक्सचेंज कर सकता है, इसके आगे वाला 1 के साथ एक्सचेंज, ये 4 के साथ, ये 3 के साथ, ये 2 के साथ, ये तो सभी के साथ ऑलरेडी एक्सचेंज कर चुका है। ये सो नो। तो सम कितना आ गया? 1 + 2 + 3 + 4 कितना आ गया? 10 आ गया। अरे क्या ये नंबर्स का सिस्टम पहले भी देखा है क्या तुम लोगों ने? क्या इसका सम n × n-1/2 आता था क्या? तो एक्सचेंज पेयर्स का भी फॉर्मूला यही निकालेंगे, वेयर n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विथ सेम स्पिन। रुक जा अभी, रुक जा अभी, जो समझा रहा हूं उसको समझो। मैं ये इसलिए बताया, कभी आपसे पूछ लिया कि भाई F7 में एक्सचेंज पेयर्स बताओ, तो कौन यार इतना डब्बा बना के रखेगा और हर बार ऐसे ऐसे कौन करेगा? तो इसका आंसर क्या होगा? 1 + 2 + 3 + ... 6 तक। और इसका सम कितना होगा? 6 × 5/2। यही तो लगा रहे हैं, n × n-1/2, वेर n, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे 7 × 6/2 कितना आ जाएगा? ये 21 एक्सचेंज पेयर्स बनेंगे। तो बॉक्स बना के हर बार ही लिखना डिफिकल्ट होगा। P3 D5 तक तो चलो फिर भी दिख जा रहा है, समझ में आ रहा है ना? अच्छा, फिर अगर आपसे ये पूछ ले कि ये बताओ क्या एक्सचेंज हम ऐसा भी करा सकते हैं क्या, अप 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 डाउन? क्या मैं इन दोनों को एक्सचेंज करा सकता हूं क्या? क्या प्रॉब्लम होगा? करा के देखो। ये डाउन हो गया, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, बोलो ना। हाँ, इट विल वॉयलेट पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसलिए मैंने बोला कि सेम स्पिन वाले के साथ ही एक्सचेंज होगा। समझ आया? तो अब एक बात बताओ, इसमें एक्सचेंज पेयर्स कितने बनेंगे टोटल? इसमें कितने बनेंगे? तो अप स्पिन वालों को अप रखो, डाउन स्पिन वालों को अलग कर लो, अप का अप के साथ, डाउन का डाउन के साथ। तो इसमें कितने मिले थे हमें? 3। तो ऐसे ही डाउन वालों का भी कितना मिलेगा? 3। टोटल एक्सचेंज पेयर्स कितने बनेंगे? 6। यस, इसके लिए 6 एक्सचेंज पेयर्स मिलेंगे। सो द फाइनल कंक्लूजन इज कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में P3, P6, D5, D10 का स्टेबिलिटी का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। और इनकी स्टेबिलिटी 2 रीजन से आती है, एक तो इनका सिमेट्रिकली फिल्ड इलेक्ट्रॉन, एंड दूसरा ग्रेटर नंबर ऑफ एक्सचेंज पेयर्स। नाउ दिस इज वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ द एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन। अभी लिखो नहीं यार, पहले सुन लो, मैं लिखवा दूंगा अभी ऑर्डर में यार। ऊपर नीचे लिख दोगे इधर उधर गड़बड़ हो जाएगा, पहले समझ लो। गॉट इट? अच्छा चलो, फिर दिमाग में आपके आएगा सर एक बात बताओ, फिर तो कार्बन एंड नाइट्रोजन का जब कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे तो 1s2 2s2 2p2 होता है, इसका 6 इलेक्ट्रॉन है, क्यों नहीं इसमें 2s1 2p3 लिखा आपने? वहां तो ऐसा कुछ नहीं बोला, वहां पे भी तो आपको कर देना चाहिए क्योंकि ये सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन है, इधर से उठा के इसमें डाल दो। यहां ऐसा नहीं करते हैं, 3D सीरीज में दो दो जगह ऐसा कर दिया, ऐसा क्यों? So here comes the second reason, the energy difference between ns and n-1d orbitals, and f में आओगे तो n-2f orbitals are very very less। कहने का मतलब 4s and 3d में एनर्जी गैप कम होता है, जबकि 2s 2p में एनर्जी गैप डिसेंट इनफ होता है, इसलिए जंप करके ऊपर नहीं जा सकता। स्टेबल तो है, लेकिन स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन को नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी, सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी घट जाएगी। तो इनके गैप अगर कम होंगे तो ये ट्रांजिशन स्मूथ हो सकता है।
तो NS and N-1D का एनर्जी कम होता है, इनके बीच में डिफरेंसेस कम होते हैं, इनकी एनर्जी सिमिलर होती हैं। अच्छा, और तीसरा रीजन क्या है? कभी भी आपको पेयर करना हो तो उसमें एनर्जी देना पड़ता है। पेयरिंग रिक्वायर्स एनर्जी, इसलिए एस में पेयर होना पड़ रहा है तो भी एनर्जी लग रही है, उठ के डी में चला जाए तो जंप करने वाली एनर्जी लग रही है, लेकिन अगर स्टेबिलिटी आ रही है करने से तो ओवरऑल वो ऐसा कर जाएगा। इट्स अ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ दीज थ्री रीजंस बेटा, जिसके वजह से एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन आते हैं। हियर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन वी सिंपली से the exceptional configuration by looking the atom? Answer is no. We are fortunate enough कि हमें सिर्फ दो ऐसे exceptional configuration मिले 3D में जिनको देख के भी समझा जा सकता है, क्योंकि D4 से D5 होने से स्टेबल दिख रहा है, D9 से D10 हो गया स्टेबल दिख रहा है, लेकिन आपको 4D सीरीज में जब आओगे तो इतने वियर्ड कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने को मिलेंगे कि उनमें आप लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाओगे, इसलिए इसको एट द एंड याद ही करना पड़ेगा कहां कहां पे है। तो अभी फिलहाल आपके क्लास 11th में सिर्फ यहीं तक पूछा जाता है 3D तक, 12th क्लास में डी ब्लॉक पढ़ना होता है तो इसलिए पूरा डी पूछा जाता है, यानी फाइनल जेई एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है वो डी एफ से। अभी 11th क्लास में सिर्फ 3D तक का ही पूछा जाता है। राइट इट डाउन नाउ, रीजंस फॉर क्या एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन। पहला लिखो, सबसे पहला लिखो, द एनर्जी डिफरेंस, the energy difference, the energy difference between forest and 3D subshell is small. The energy difference between forest and 3D subshell is small. और आगे भी लिखो इसके आगे, similarly energy difference between NS N-1D and N-2F। कहने का मतलब कि 4F की एनर्जी 5D और उसकी एनर्जी 6F के पास होगी। द एनर्जी डिफरेंस NS N-1D and N-2F इज स्मॉल। ओके, तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का जंप आसान हो जाएगा, नीचे से ऊपर जाना थोड़ा इजी हो जाएगा। दूसरा लिखो, दूसरा, हाँ, NS N-1, NS का मतलब क्या हुआ बेटा, ये मतलब N की वैल्यू रखो उसके हिसाब से ऐसा आएगा। NS कहने का मतलब जैसे देख 6S, तो उसकी एनर्जी किसके सिमिलर होगी, 5D के, उसकी एनर्जी किसके सिमिलर होगी, 4F के। समझ गया ना इसका कहने का मतलब, ये NS N-1D, इसीलिए तो 4S 3D हो रहा है, 5S 4D आएगा। सो NS N-1D and N-2 इज वेरी स्मॉल। सेकेंड लिखो, सेकेंड क्या है बेटा, बोलो, द लिखो, स्टेबिलिटी ऑफ half filled and fully filled subshell is relatively more. The stability of half filled and fully filled subshell, the stability of half filled and fully filled subshell is relatively more. The stability of half filled and fully filled subshell is relatively more. क्यों ज्यादा है बेटा? Why it is more? Because of two reasons. उसके सब पॉइंट्स लिखो, why they are more stable. Number one, symmetrical configuration. Symmetrical configuration leads to greater stability. And second लिखो इसमें, greater number of exchange pairs leads to greater exchange energy, leads to greater stability. Greater number of exchange pairs
leads to greater exchange energy which leads to greater stability. So ज्यादा exchange pair होने के वजह से इसमें क्या मिलता है? ग्रेटर एक्सचेंज एनर्जी आती है जिससे स्टेबिलिटी बढ़ती है. गॉट इट? थर्ड लिखो. पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ns ऑर्बिटल. थर्ड पॉइंट है. पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ns ऑर्बिटल increases the energy. So pairing basically increases the energy of the system. Pairing of electron in ns increases the energy of the system. ठीक है. So basically इसको देखो कॉल क्या लेनी है कि मैं 4s के अंदर पेयरिंग करूं या फिर ऊपर जंप करके यहां जाऊं. अनफॉर्चुनेटली दोनों में एनर्जी चाहिए. इसमें भी एनर्जी, इसमें भी. लेकिन अगर ऐसे समझ लो इसको जाने में 1 जूल लग रहा है और यहां पेयर होने में पता चला 1.5 जूल लग रहा है, तो बेटर होगा ऊपर चला जाए. अच्छा, ऊपर जाने में अगर इसको एडेड स्टेबिलिटी मिलती है तो वो डेफिनेटली इसको फेवर करता है, जो हमने केस देखा क्रोमियम एंड कॉपर के केस में. क्लियर है बेटा? क्या आपको एक्सचेंज पेयर समझ में आ गए? हाँ, एक्सचेंज पेयर्स का अगर चाहो तो फॉर्मूला लिख लो, n इंटू n माइनस 1/2, वेर व्हाट इज n? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ सेम स्पिन. कुछ एग्जांपल्स चाहो तो ये सब लिख सकते हो. p3 में 3 एक्सचेंज पेयर्स हैं. d5 में कितने बनेंगे? 5 इंटू 4/2, 10 एक्सचेंज पेयर्स बनेंगे. सभी को समझ में आ गया? ओके. सो दैट्स ऑल फॉर द क्लास टुडे एवरीवन. अच्छा,